आज हम बात करने वाले हैं उन 5 इम्पोर्टेंट चीज़ों की which you must do just after your arrival in Germany। स्वागत है आपका हमारे चैनल पर और आप देख रहे हैं चेजिंग ड्रीम्स। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकन। तो आज की वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। मामा लेट्स स्टार्ट। ओके, तो बात करते हैं सबसे पहले सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट की, जो है एक वर्किंग मोबाइल डिवाइस। क्योंकि आपको कनेक्ट करना होता है अपनी फैमिली, अपने फ्रेंड्स से जब आप लैंड करते हैं किसी नई कंट्री में। तो उसके लिए आपके पास 2 ऑप्शंस हैं। या तो आप अपना इंटरनेशनल रोमिंग पैक एक्टिवेट करा के आएँ इंडिया से या जिस भी कंट्री से आप आ रहे हैं, या दूसरा आप एक प्रीपेड सिम ले सकते हैं जो आपको एयरपोर्ट पे मिल जाएगा, इंडियन एयरपोर्ट पे या जर्मन एयरपोर्ट पे, या फिर आप यहाँ पे जर्मनी में लोकल वेंडर्स के पास जाके, जो यहाँ के लोकल शॉप डीलर्स हैं, उनसे जाकर के भी प्रीपेड सिम ले सकते हैं। मम्मा आपने सिम कार्ड की बात कहीं और भी की थी। हाँ, हमने अपने वीडियो थिंग्स यू मस्ट ब्रिंग व्हाइल कमिंग टू जर्मनी में भी सिम कार्ड के बारे में काफ़ी डिटेल में बात की थी। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप वो चेकआउट कर सकते हैं, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सेकेंड पॉइंट बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट है और मैं इस पे एम्फसाइज कर रही हूँ कि ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, जो कि है आपका रजिस्ट्रेशन, आपका सिटी रजिस्ट्रेशन। आप जब आप यहाँ पर आते हैं तो अपना एक टेम्प्रेरी अकोमोडेशन अरेंज करके ही आते हैं, जिसमें आप कुछ समय बिताते हैं। तो जब आप सिटी में आ जाते हैं अपने अराइवल के बाद, आपकी सिटी का जो राट हाउस है, आप वहाँ पर जाकर के अपने आप को रजिस्टर कराइए, क्योंकि रजिस्ट्रेशन कराना बहुत इम्पॉर्टेंट है। उससे आगे की काफ़ी सारी चीज़ें लिंक्ड हैं। ऐसा जैसे हमारे केस में क्या था, हम जब यहाँ पर आए थे तो हमारी कंपनी ने हमें 1.5 महीने के लिए एक टेम्पररी अकोमोडेशन प्रोवाइड किया था। तो उस एड्रेस से हमने अपने आप को रजिस्टर कराया और उसके साथ साथ हम अपना हाउस सर्च हमने कंटिन्यू किया कि जहाँ पे हमें फाइनली जाना था, हमने वो घर ढूंढते रहे और जब हमें घर मिल गया हमने वहाँ पे मूव करके उस एड्रेस से दोबारा अपने आप को रजिस्टर कराया। हमने अपना एड्रेस चेंज कराया। तो अगर आप अपने आप को रजिस्टर नहीं कराते तो आप बैंक अकाउंट ओपन नहीं कर सकते, आप पोस्ट पेड सिम नहीं ले सकते और आप अपने बच्चे का स्कूल में एडमिशन तक नहीं करा सकते। तो जो पहली चीज़ है, बैंक अकाउंट ओपन करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप वर्किंग हैं, आपकी सैलरी आनी है, तो आपको एक बैंक अकाउंट चाहिए। और जब तक आप अपने आप को रजिस्टर नहीं करते, यहाँ पर बैंक्स आपका अकाउंट ओपन नहीं करते हैं। इनफैक्ट इसके बाद बैंक अकाउंट आगे भी बहुत चीज़ों में हमें चाहिए होता है। जैसे कि अगर हम पोस्ट पेड सिम लेना चाहें, जैसे मैंने आपको अभी पिछले पॉइंट में प्रीपेड सिम के बारे में बताया था, लेकिन अगर आप पोस्ट पेड सिम का कॉन्ट्रैक्ट लेना चाहें तो आपको बैंक अकाउंट आपके पास होना बहुत ज़रूरी है। अब पोस्ट पेड सिम हमें क्यों चाहिए? क्योंकि जो पोस्ट पेड सिम कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं वो 12 से 24 महीने का ड्यूरेशन होती है। कोई 12 मंथ्स के हैं, कोई 24 मंथ्स के हैं। तो जो ये कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं ये 30 to 40% चीपर पड़ते हैं हमें प्रीपेड सिम से। तो अगर आप पोस्ट पेड कॉन्ट्रैक्ट लेंगे तो उसके लिए पहले आपको बैंक अकाउंट चाहिए, आपकी सैलरी आनी है उसके लिए आपको बैंक अकाउंट चाहिए। और अगर आपका बच्चा स्कूल जाने वाली एज में है तो आप बच्चे को स्कूल में भेजना चाहेंगे, लेकिन अगेन अगर आपका रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ, आपका बच्चा किसी भी स्कूल में नहीं जा सकता। तो ये तो बात हुई रजिस्ट्रेशन की। थर्ड जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो है आपका हाउस सर्च। यहाँ पर हाउस सर्च बहुत टाइम लेता है। जनरली हमने सुना है 6 months to 9 months लग जाते हैं घर सेलेक्ट करने में, घर मिलने में। लकीली हमें जल्दी मिल गया था। हमने भी 2 ही घर देखे थे, उसमें से एक घर हमें पसंद आ गया था तो हम उसमें मूव कर गए। हमारा एक रीज़न ये भी था जल्दी का, क्योंकि हमें आरना को स्कूल भेजना था, लेट हो रहा था, तो और हमें पसंद भी आ गया तो हमने एक घर सेलेक्ट कर लिया। पर अगर आप अपनी अभी होम कंट्री में हैं और आपकी डेट फाइनलाइज हो चुकी है कि आप आने वाले हैं जर्मनी, तो आप अभी से स्टार्ट कर सकते हैं हाउस सर्च। यहाँ पे बहुत सारी वेबसाइट्स हैं, जिसमें जैसे ऑनलाइन ईमो स्काउट एक वेबसाइट है, और भी बहुत सारी वेबसाइट्स हैं जहाँ से आप हाउस सर्च स्टार्ट कर सकते हैं। लेकिन एक चीज़ है, आप कोई ट्रांजैक्शन ना करें। आप हाउस देख लीजिए, शॉर्ट लिस्ट कर लीजिए, अपॉइंटमेंट फिक्स कर सकते हैं, पर जब तक आप घर देख नहीं लेते हैं तब तक आप कोई भी ट्रांजैक्शन ना करें, क्योंकि हमने सुना है कि काफ़ी स्कैम्स भी चलते हैं यहाँ पर और फ्रॉड भी हो जाते हैं। तो आप कोई भी पैसा वहाँ से बैठ के पे ना करें, आप यहाँ आकर के देखने के बाद ही करें। अच्छा, हाउस लेने में भी अगर आप सेलेक्ट भी करते हैं, शॉर्टलिस्ट भी करते हैं, तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आपको वो घर मिल ही जाएगा, क्योंकि यहाँ पे डिमांड बहुत ज़्यादा है और सप्लाई काफ़ी कम है।
तो ओनर के पास बहुत चॉइसेस होती हैं टेनेंट्स की भी, तो वो चूज़ करते हैं कि उनको कौन सा टेनेंट रखना है। इसके लिए आपको एक पूरी फाइल, मोटी फाइल बना के देनी पड़ती है ओनर को, जिसमें आपका एक कवर लेटर होता है, आप कौन सी कंपनी में काम कर रहे हैं, आपकी सैलरी कितनी है, आपका क्रेडिट स्कोर क्या है, ये सब चीज़ें आप उसमें लगा के देते हैं। ओनर आपकी स्टेबिलिटी देखते हैं आप कितना लंबा रहेंगे और आप कैसे हैं, तब वो फिर एक क्लाइंट को या एक टेनेंट को चूज़ करते हैं। तो आप अपनी होम कंट्री से ही अपनी हाउस स्टार्ट कर दें, प्रिलिमिनरी सर्च स्टार्ट कर दें। आप जैसे इमो स्काउट वगैरह मैंने आपको वेबसाइट बताई है, आप ओनर से कांटेक्ट कर सकते हैं, उनसे पिक्चर्स मंगा सकते हैं और अपॉइंटमेंट फिक्स कर लीजिए, क्योंकि ऐसा भी हो सकता है जिस दिन आप जाएं, जिस दिन आपकी अपॉइंटमेंट डेट हो, उस दिन आपको वहाँ पे और भी 10 लोग मिले, क्योंकि बहुत कॉमन है यहाँ पे कि एक प्रॉपर्टी के लिए 10-10 लोग आते हैं और फिर ओनर डिसाइड करता है कि वो किस टेनेंट को रखना चाहता है। यहाँ पर अपॉइंटमेंट का काफ़ी कल्चर है। आपको कुछ भी काम करना है, आपको ओनर से अपॉइंटमेंट लेनी है, आपको बैंक अकाउंट खुलवाना है, कुछ भी करना है तो आपको पहले अपॉइंटमेंट लेना पड़ता है और अपॉइंटमेंट से ही यहाँ पे सब काम होते हैं। तो यहाँ पे हमने तो एक और चीज़ देखी है कि जो जितने भी ब्यूरोक्रेसी रिलेटेड काम हैं उनमें कम से कम 3 से 4 हफ्ते लग जाते हैं अपॉइंटमेंट मिलने के लिए। तो अगर आपको कुछ भी काम है तो उसको प्रायर प्लान करें। अगर आप लकी हैं तो आपका काम थोड़ा जल्दी हो सकता है कि 1 हफ्ते में शायद मिल जाए, बट जनरली हमने तो ये देखा है 3 से 4 हफ्ते लग जाते हैं अपॉइंटमेंट मिलने में। तो मैं आपको एक एग्जांपल देना चाहती हूँ कि हम यहाँ पे जब बैंक अकाउंट ओपन करना चाहते थे तो हमें उसके लिए पहले अपॉइंटमेंट लेनी पड़ी। जैसे कि अगर हम इंडिया में होते तो हम क्या करते हैं, हम अपने सारे डॉक्यूमेंट्स लेते हैं और सीधा बैंक में जाते हैं और अपना अकाउंट खुलवा लेते हैं। यहाँ पे आपको बैंक से भी प्रायर अपॉइंटमेंट लेनी पड़ती है। हमें कंपनी ने एक एजेंट प्रोवाइड किया हुआ था, तो उस एजेंट ने हमारी अपॉइंटमेंट लेके रखी हुई थी। तो हम गए बैंक, जिस दिन उन्होंने हमें बुलाया अपने डॉक्यूमेंट्स लेके, तब उन्होंने हमारा अकाउंट ओपन किया। अदरवाइज़ आप ईमेल के थ्रू या फ़ोन के थ्रू पहले उन्हें कॉन्टैक्ट करें, उनसे अपॉइंटमेंट फिक्स करें और उसके बाद ही जाएँ बैंक अकाउंट ओपन करने। दिस इज़ आवर एक्सपीरियंस, बट इट मे डिफर फ्रॉम बैंक टू बैंक, बट जितना काम हमने यहाँ देखा है यहाँ जनरली अपॉइंटमेंट से ही चलता है। तो नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है रेजिडेंट परमिट। जब आप यहाँ पे लॉन्ग टर्म के लिए आते हैं तो आप जब अपनी होम कंट्री से वीज़ा लगवा के आते हैं तो वो 6 मंथ्स के लिए वैलिड होता है। तो आपको उससे पहले वो आपका वीज़ा एक्सपायर हो उसके पहले आपको रेजिडेंट परमिट के लिए अप्लाई करना पड़ता है। तो हम जब यहाँ आए हमने 2 महीने के बाद ही अपना रेजिडेंट परमिट के लिए अप्लाई कर दिया था, क्योंकि हमें किसी ने कहा था यहाँ थोड़ा प्रोसीजर लंबा हो जाता है, टाइम ले लेता है। तो हमने 2 महीने बाद इतनी जल्दी हमने अप्लाई कर दिया था और फिर भी उसके 4 महीने हमने सारे डॉक्यूमेंट्स सबमिट करे, उनकी फ़ीस सबमिट करी, सब कुछ क्लियर था, बट स्टिल दे टुक अ लॉन्ग टाइम कि 4 महीने तक भी हमारा रेजिडेंट परमिट नहीं आया। मे बी यहाँ वेकेशंस चल रही थी या क्या था, यहाँ की ब्यूरोक्रेसी के काम काफ़ी स्लो हैं। तो 4 महीने के बाद हमारा जो 6 महीने वाला वीज़ा था वो एक्सपायर हो गया। अब हमें ये था कि अगर हम आसपास कहीं कंट्रीज़ में जाएं या यहाँ रहने में भी हमें ये था कि अब वीज़ा एक्सपायर हो चुका है, कहीं कोई लीगल प्रॉब्लम ना आ जाए। तो हमने उनको मेल किया, उनको कांटेक्ट करने की कोशिश करी, तो उन्होंने हमें बताया कि अगर आप अपने डॉक्यूमेंट सबमिट कर चुके हैं, आपके पास रिसीट है, तो आपके ऐसे ही कोई इशू नहीं है, आप रह सकते हैं जर्मनी में। लेकिन हाँ, अगर आप जर्मनी के आसपास कहीं जाना चाहते हैं बाहर किसी कंट्री में तो ऑब्वियसली नहीं जा पाएंगे। तो उसके लिए हमने पूछा फिर हम क्या करें, क्योंकि यहाँ वेकेशंस चल रही थी, समर वेकेशंस। तो उन्होंने हमें कहा कि आप एक फिक्टिशियस सर्टिफिकेट ले सकते हैं, जिसके लिए हमें उनको कुछ फ़ी पे करनी होगी। उस फिक्टिशियस सर्टिफिकेट के बेसिस पे हम आसपास की कंट्रीज ट्रैवल कर सकते हैं। लेकिन अगर मैं कहूँ तो हमने तो अपना इतना एडवांस में अप्लाई कर दिया था, सब चीज़ें क्लियर थी, फिर भी उन्होंने डिले किया। और फिर जो एक पेनल्टी लगी वो भी हमें ही लगी कि हमें एक एक्स्ट्रा फ़ी पे करनी पड़ी फिक्टिशियस सर्टिफिकेट के लिए। तो मैं आपको यही कहूँगी कि आप जब रेजिडेंट परमिट के लिए अप्लाई करेंगे तो एडवांस में आप अप्लाई करें, और आप कर सकते हैं कि भाई एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि डिले हो जाएगा यहाँ पर। अब आप सोच रहे होंगे ये फिक्टिशियस सर्टिफिकेट क्या होता है, तो ये भी एक एक्सटेंडेड वीज़ा होता है जिसके कुछ टाइप्स हैं। जैसे कि कुछ जो फिक्टिशियस सर्टिफिकेट है उसके बेसिस पे आप जर्मनी में कंटिन्यू कर सकते हैं रहना। दूसरा टाइप है उसमें आप रहने के साथ साथ आसपास की जो EU कंट्रीज़ हैं उसमें ट्रैवल भी कर सकते हैं। तो अगर आप फिक्टिशियस सर्टिफिकेट लेते हैं और आप प्लान कर रहे हैं जर्मनी के आसपास किसी और कंट्री में जाने का, तो पहले उस कंट्री में जो आपकी डेस्टिनेशन है वहाँ पे भी चेक कर लीजिए कि वहाँ पे ये फिक्टिशियस सर्टिफिकेट चलता है कि नहीं। और अपना फिक्टिशियस सर्टिफिकेट लेते टाइम भी आप चेक कर लीजिए कि आपने कौन सा वाला अप्लाई किया या आपको कौन सा मिल रहा है।
रेजिडेंट परमिट से एक चीज़ और लिंक्ड है, वो है किंडरगेल्ट। अगर आपके बच्चे हैं तो आप जर्मनी में आकर के किंडरगेल्ट के लिए एलिजिबल होते हैं। किंडरगेल्ट होता है चाइल्ड अलाउंस, जो गवर्नमेंट हर बच्चे के लिए देती है, जो 210 से लेकर 230 यूरो पर मंथ के बीच में वेरी करता है। अगर आप जब भी आके अपने आप को यहाँ रजिस्टर करते हैं, आप एलिजिबल हो जाते हैं किंडरगेल्ट के लिए। लेकिन जब तक आपका रेजिडेंट परमिट आपको नहीं मिलता, वो अमाउंट आपको नहीं मिल पाती। बट ये आपके लिए लॉस नहीं है। जब आप रजिस्टर हो गए हैं और जब आपको रेजिडेंट परमिट मिलता है, उस दौरान जो भी आपका किंडरगेल्ट बनता है वो इकट्ठा होके आपको मिल जाता है जब आपको रेजिडेंट परमिट मिलता है। नेक्स्ट पॉइंट है ड्राइविंग लाइसेंस। अगर आप जर्मनी में लॉन्ग टर्म के लिए आ रहे हैं तो सबसे पहले तो आप अपनी जो होम कंट्री का ड्राइविंग लाइसेंस है वो आप चेक कर सकते हैं कि वो यहाँ कितने मंथ्स के लिए वैलिड है। दूसरा, वो कुछ ही मंथ्स के लिए वैलिड होगा तो आपको जर्मन ड्राइविंग लाइसेंस के लिए भी अप्लाई करना पड़ेगा। यहाँ पे जर्मन ड्राइविंग लाइसेंस लेना काफ़ी टफ है, जिसमें जनरली 4 to 6 मंथ्स लग जाते हैं आपको DL लेने के लिए। हमने तो यहाँ तक सुना है कुछ लोगों को 6 महीने से 12 महीने तक लग गए ड्राइविंग लाइसेंस लेने के लिए, क्योंकि वो काफ़ी टफ होता है। दे टेक इट वेरी सीरियसली। यहाँ पे रूल्स बहुत सारे हैं और वो एग्ज़ाम पास करना काफ़ी डिफ़िकल्ट होता है और उसमें काफ़ी अमाउंट भी खर्च होती है। तो अगर आप अपना लाइसेंस लेना चाहते हैं तो प्लीज़ प्लान अकॉर्डिंगली एंड ट्राई टू डू इट एज सुन एज पॉसिबल। होप आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो। ऐसी ही अच्छी वीडियोस के लिए अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।